आज के इस जीएस स्पेशल वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि जीएस जीके से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कुछ शानदार कुछ अच्छे प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो पहला प्रश्न है, सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। तो जो हम सांस लेते हैं इसके बाद जब हम बाहर निकालते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा गया है। तो कितने परसेंट ऑक्सीजन उस वायु में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी शामिल होती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो उसका परसेंटेज 17% यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर उसमें 17% ऑक्सीजन भी शामिल होती है। तो जो हम सांस बाहर निकालते हैं यानी कि सांस अंदर लेने के बाद जब ऑक्सीजन लेते हैं फिर बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो 17%, उसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव में संतान के लिंग निर्धारण का कैसे होता है, यानी कि मानव में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की, ये कैसे निर्धारण होता है मानव में। तो यह किस पर आधारित होता है, तो ये पिता के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। तो मानव में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन एक मिश्रित जीव होता है जो कि बना होता है, किससे बना होता है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। जो लाइकेन होते हैं वो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। ऐसे जीव होते हैं जो कवक एवं शैवाल से मिश्रित जीव होते हैं, उन्हें लाइकेन। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाइकेन कैसा जीव, तो लाइकेन एक मिश्रित जीव की श्रेणी में आता है जो कि कवक एवं शैवाल से बना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है। यह प्रश्न कई बार कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका और सिंपल सा प्रश्न है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है, यानी कि ये जो वायरस होता है वो सजीव भी होता है निर्जीव भी होता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है, क्या कहलाता है, वायरस। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। अगला फैक्ट ऑफ प्रश्न देख लेते हैं कि एक साथ अंतः तथा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है, तो अग्नाशय एक शरीर की ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी तथा बहुस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय के बारे में कुछ जान लेते हैं। अग्नाशय के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। तो अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत होता है, अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आंतरिक अंगों की बात करें और बाहरी अंगों की बात करें तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह एक प्रकार का क्लोमरस है जो क्लोम रस स्रावित करता है। इसका एक भाग लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ स्थित होती हैं, अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी स्थित होती हैं। और अग्नाशय इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों टाइप में ये आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी गिना जाता है और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी गिना जाता है। तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो अग्नाशय हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है एक मिश्रित ग्रंथि का नाम बताओ, तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का एक नाम हो जाएगा। यानी कि अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है जो कि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी गैस जिससे दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोंटू जो दम घोंटू होती है उस गैस के नाम से जानते हैं। तो दम घोंटू गैस के नाम से किसे जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट यानी कि वेस्ट माने होता है कचरा, तो ई कचरा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर सेलुलर फोन में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ई वेस्ट कहा जाता है। क्योंकि अब बहुत सारे जो कंप्यूटर सेल्युलर फोन की बाढ़ सी आ गई है,
तो बहुत सारे इनसे खराब हो जाते हैं, तो बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है। तो ऐसे कचरे को ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। तो कंप्यूटर और सेल्युलर फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इस प्रकार का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसे हम ई वेस्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरसीबी का जीवन काल होता है। तो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लौह तत्व तो पाया जाता है। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके याद रखिए, और ब्लड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड ग्रुप भी आप याद रखिए, और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरसीबी का जीवन काल होता है, तो यानी कि आरसीबी उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन के बाद वो अपने आप जो सेल्स होती हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो आरसीबी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरसीबी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर रखिए। अगला प्रश्न ब्लड से ही रिलेटेड है, आरसीबी की संख्या ज्ञात की जाती है। तो आरसीबी की संख्या कितनी सेल्स ऐसी होती हैं, तो इनकी संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो आरसीबी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती हैं। तो आरसीबी की संख्या ज्ञात करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हैं। तो आप इसे भी याद रखिए, जैसे इस रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिग्मोमोनोमीटर का यूज हम रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। तो रक्तचापी यंत्र कहलाता है सिग्मोमोनोमीटर। और अगर आरसीबी की संख्या की बात करें, इसे ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। तो इस जो ये वीडियो है इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि जीएस जीके से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।